हेलो दोस्तों, झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये झारखंड जीके का 11वां सेट है और इस सीरीज़ के इससे पहले के 10 सेट्स को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने झारखंड जीके एमसीक्यू के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको झारखंड के आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। जैसे कि अभी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इससे पहले के जो 10 सेट्स हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को, जो कि बेसिक से लेकर हायर लेवल तक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। और इस वीडियो में भी हम झारखंड जीके के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा झारखंड जीके का सेट नंबर 11। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? मेगा खाद्य उद्यान यानी कि मेगा फूड पार्क। तो यहाँ पूछा गया है कि झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गेतलसूद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये गेतलसूद रांची में है। हमारे झारखंड की राजधानी रांची में ये गेतलसूद है। और यहीं गेतलसूद में ये डैम भी है और यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाने की मंजूरी भी दी गई है। फ्लोटिंग सोलर पार्क, तो गेतलसूद डैम में ही फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाने की मंजूरी भी दी गई है। और यहीं पर झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क यानी कि मेगा खाद्य उद्यान भी स्थित है। और इसके अलावा रांची में और भी डैम है, जैसे कि ये गेतलसूद डैम तो है ही, इसके अलावा रांची में धुरवा डैम है और यहाँ पर कांके डैम भी फेमस है। और इसके अलावा रांची में बहुत सारे फॉल्स हैं, जैसे कि जोन्हा फॉल, दसम फॉल और हुंड्रू फॉल। और इसके अलावा अभी हाल ही में रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की बात भी की गई है। WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो वो भी रांची स्मार्ट सिटी में बनाए जाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पूछा गया है मेगा खाद्य उद्यान यानी कि मेगा फूड पार्क के बारे में, तो ये स्थित है गेतलसूद में। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और व्यक्तित्व की पहचान करें। मतलब कि यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर ये बताना है कि ये कथन किस व्यक्ति के बारे में है। तो पहला कथन है, वह एक प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी थे। और दूसरा कथन है, उनकी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। तो मतलब कि वे पेंटिंग से रिलेटेड थे। और तीसरा कथन है, उन्हें कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों कथनों के आधार पर बताना है कि ये कथन किस व्यक्ति के संबंध में है। तो यहाँ ये सभी कथन जो हैं ये ललित मोहन राय से रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ये प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी थे और हाल ही में यानी कि 2018 में ही इनका निधन हो गया है और इनको 1970 में कलाश्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो ये प्रतिष्ठित कलाकार दुमका के निवासी हैं और इनकी जो पेंटिंग्स है वो आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ललित मोहन राय, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, बंगम माझी नेता थे। तो यहाँ ये पूछा गया है कि बंगम माझी जो हैं वो किस आंदोलन के नेता थे। तो बंगम माझी जो नेता थे ये सपाहोड़ आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सपाहोड़ आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1870 में। और ये जो सपाहोड़ है इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। सिंह बोंगा, जो आदिवासी लोग अपने भगवान को सिंह बोंगा कहते हैं, तो इसके प्रति यानी कि भगवान के प्रति समर्पण ये सपाहोड़ कहलाता है। तो सपाहोड़ आंदोलन 1870 में हुआ था। और इससे रिलेटेड और एक नेता है लाल हेम्ब्रोम। लाल हेम्ब्रोम, जिनको कि लाल बाबा भी बोला जाता है। तो ये लाल बाबा इस सपाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इन्होंने आदिवासियों के धार्मिक उत्थान पर बल दिया था, क्योंकि इन्होंने ये पाया था कि संथाल विद्रोह जो 1855 और 56 में हुआ था, जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसके सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि आदिवासी लोगों में धार्मिक भावना तथा आत्मबल की कमी थी। तो इसीलिए इन्होंने यानी कि लाल बाबा ने इस सपाहोड़ आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया था, राम नाम जपने का मंत्र दिया था। और साथ ही लोगों को मांस मंदिरा का सेवन करने से रोका भी था। और इन्होंने यानी कि लाल हेम्ब्रोम ने ही आंदोलन के दौरान संथाल परगना में देशों उद्धारक दल की स्थापना की थी।
देशोद्धारक दल। तो ये पूछा जा सकता है कि देशोद्धारक दल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लाल हेम्ब्रोम ने सपाहोड़ आंदोलन के दौरान। तो ये सभी चीज़ें आपको सपाहोड़ आंदोलन के बारे में पता होनी चाहिए। और ये जो बंगम माझी है ये भी सपाहोड़ आंदोलन से ही रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार पूर्व पदासीन थे। तो यहाँ झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार, उनके बारे में पूछा गया है कि वे झारखंड के राज्यपाल से पहले किस पद पर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे कैबिनेट सचिव के पद पर थे। मतलब कि प्रभात कुमार झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले कैबिनेट सचिव के पद पर थे। और ये 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक राज्यपाल के पद पर थे। तो ये प्रभात कुमार जो हमारे झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे उनका कार्यकाल है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और उसके अलावा हमारे वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वो हैं रमेश बैस, और इससे पहले थी द्रौपदी मुर्मू। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभात कुमार झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले कैबिनेट सचिव के पद पर थे। अगला क्वेश्चन है, रांची के बुंडू प्रखंड के पास कौन सा जलप्रपात तैमारा घाटी में कांची नदी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांची नदी में कौन सा जलप्रपात है जो कि रांची के बुंडू प्रखंड के पास है। तो ये जलप्रपात है दसम जलप्रपात। मैंने काफ़ी बार इसके बारे में आपको बताया है कि ये कांची नदी में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दसम जलप्रपात जो है ये ऊंचाई से गिरने के बाद 10 धाराओं में बढ़ जाती है, इसीलिए इसको 10 यानी कि दसम जलप्रपात कहा जाता है। और ये कांची नदी जो है ये स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा स्वर्ण रेखा की और एक सहायक नदी है जिसमें कि और एक जलप्रपात है, वो है राड़ू नदी। राड़ू नदी, और इसमें कौन सा जलप्रपात है? ये है जोन्हा जलप्रपात, जिसको कि गौतम धारा जलप्रपात भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति पाई गई है। तो कांची और ये राड़ू दोनों स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा स्वर्ण रेखा की और एक प्रमुख सहायक नदी है, वो है करखई नदी। करखई नदी ये भी स्वर्ण रेखा की एक प्रमुख सहायक नदी है। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में मैंने काफ़ी बार ये बताया भी है कि ये झारखंड की स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है। और इसके अलावा बाकी झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो जाकर किसी न किसी अन्य नदी में मिल जाती है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी तक स्वतंत्र रूप से बहती है। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो जोन्हा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, ये हुंड्रू जलप्रपात, ये सभी रांची में ही स्थित है और ये दसम भी रांची में ही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो पहला कथन है, गिरिडीह स्थित इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। तो यहाँ पहले कथन में कहा गया है कि ये गिरिडीह में स्थित है और इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। दूसरा कथन है, इस पहाड़ पर जैन धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। और तीसरा कथन है, इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो यहाँ पूछा गया है कि ये तीनों जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर सही कथनों को चुनना है। तो यहाँ जो ये तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों कथन सही हैं। ये गिरिडीह में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और दूसरा, ये जैन धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है, ये भी सही है। और तीसरा, इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ए, बी और सी तीनों सही हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सी है? तो यहाँ पूछा गया है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी विद्युत उत्पादन केंद्र गैस टरबाइन पर आधारित है? तो ये है मैथन जल विद्युत केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये झारखंड की एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो मैथन जल विद्युत केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना
डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत 1957 में की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और ये बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर ये मैथन जल विद्युत केंद्र है और ये बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है और इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 60,000 किलोवाट। और बराकर नदी पर ही और एक जल विद्युत केंद्र है, वो है तिलैया जल विद्युत केंद्र। तो ये भी बराकर नदी पर ही स्थित है और इसकी स्थापना भी डीवीसी के अंतर्गत की गई थी और इसकी भी जो क्षमता है वो भी 60,000 किलोवाट है। तो ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, मैथन जल विद्युत केंद्र और तिलैया जल विद्युत केंद्र, ये दोनों ही बराकर नदी पर हैं और इन दोनों की क्षमता ही 60,000 किलोवाट है और दोनों की स्थापना डीवीसी के अंतर्गत की गई है। और ये मैथन जल विद्युत केंद्र जो है ये धनबाद में स्थित है, धनबाद जिला में है। और ये तिलैया जल विद्युत केंद्र की बात करें तो ये स्थित है कोडरमा में और दोनों ही बराकर नदी पर स्थित हैं। और बराकर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ झारखंड की एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र के बारे में पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन डी, मैथन जल विद्युत केंद्र। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? तो यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया है कि इन्होंने झारखंड के किस क्षेत्र पर यानी किस जगह पर कठिन तपस्या की थी। तो ये है इटकोरी। तो गौतम बुद्ध ने इटकोरी में कठिन तपस्या की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो झारखंड की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से अवशेष मिलते हैं, जैसे कि पलामू के मूर्तिया गांव से। पलामू में एक मूर्तिया जगह है, गांव, ये गांव है, यहाँ से सिंह शीर्ष मिले हैं, यानी कि सिंह के सिर मिले हैं, जो कि सांची के स्तूप के द्वार के सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। मतलब कि यहाँ से सिंह का जो शीर्ष मिले हैं वो सांची का जो बौद्ध स्तूप है वहाँ के सिंह के द्वार से मिलता जुलता है। और इसके अलावा धनबाद के दियापुर और दालमी, धनबाद में भी जगह है दियापुर दालमी, वहाँ पर भी कई बौद्ध स्मारक मिले हैं। और इसके अलावा जोन्हा फॉल, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर भी सीढ़ियों के पास से बौद्ध की मूर्ति मिली है और इसीलिए जोन्हा फॉल जो है उसको गौतम धारा फॉल भी कहा जाता है। और इसके अलावा भी झारखंड से बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और इसके अलावा यहाँ ऑप्शन में जो ये मालूटी दिया गया है ये है मंदिरों का गांव। मालूटी को मंदिरों का गांव भी बोला जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इटखोरी में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या की थी, जो कि झारखंड क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी ने किस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो यहाँ दीपिका कुमारी के बारे में पूछा गया है, जो कि ये हमारी तीरंदाज हैं, कि इन्होंने किस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, मतलब कि इन्हें किस संस्थान से ट्रेनिंग मिली है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा धनुर्विद्या एकेडमी, यानी कि टाटा आर्चरी एकेडमी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और दीपिका कुमारी जो है, इनके बारे में आप सभी को पता होगा, ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। मतलब कि ये नंबर 1, विश्व की नंबर 1 तीरंदाज हैं। और इसके अलावा इनके बारे में और चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे कि इनको 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार इनको 2012 में दिया गया था और 2016 में इनको पद्मश्री दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2014 में इनको FICCI यानी कि पिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है 2014 में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीरंदाज दीपिका कुमारी ने किस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है टाटा आर्चरी एकेडमी, टाटा धनुर्विद्या अकादमी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो यहाँ झारखंड में गिद्ध की प्रजातियों के बारे में पूछा गया है कि इनकी कितनी प्रजातियां झारखंड में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में 3 प्रजातियां गिद्धों की पाई जाती हैं। इन 3 प्रजातियों की बात करें तो ये 3 प्रजातियां हैं, जिप्स बेंगलिसिस, जिप्स इंडिकस
और इजिप्शियन। तो झारखंड में ये 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। और झारखंड के ओरमांझी में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। तो यहाँ पूछा गया है कि कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये 3 प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर ये तीनों प्रजातियों के नाम भी हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भुइंहरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज़्यादा है। तो यहाँ पूछा गया है कि भुइंहरी भूमि जो है वो राज्य के किस जनजातीय समुदाय के पास सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को भुइंहरी भूमि के बारे में बता देता हूँ कि ये झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में स्थित ज़मीनें हैं। और अभी इन ज़मीनों के मालिक वे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने जंगलों को काट कर साफ कर खेती करने लायक बनाया था और यहाँ रहने लगे थे, और उन्होंने ही यहाँ पर गांव बसाया था। तो मतलब कि वे सारी ज़मीनें जिनको कि पहले के लोगों ने जंगलों को काट कर खेती लायक बनाया था, यानी कि रहने लायक बनाया था, और यहाँ पर अपने गांव बसाए थे, तो वे सारी ज़मीनें भुइंहरी ज़मीनें हैं। और अभी उनके मालिक वे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने ये ज़मीनें बनाई थी, तो उनके वंशज अभी इन भुइंहरी ज़मीनों के मालिक हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि वे किस जनजातीय समुदाय के हैं, मतलब कि किस जनजातीय समुदाय के पास सबसे ज़्यादा भुइंहरी ज़मीनें हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उरांव जनजाति के पास। और भुइंहरी ज़मीन के बारे में आपको बता दूं कि इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। अगर आपने CNT एक्ट पढ़ा होगा, तो CNT एक्ट जो कि 1908 का एक्ट है, इसके अध्याय 8 में धारा 48, इसमें भुइंहरी ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। वर्तमान में इस पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि राज्य सरकार इन ज़मीनों का इस्तेमाल विकास कार्य के लिए कर सकती है, या किसी उद्योग या खनन कार्य के लिए भी इन ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो असली मालिकाना हक है वो उसी मालिक के पास रहेगा, मतलब कि उन्हीं के वंशज के पास रहेगा। जो मुख्य आदमी है जिसकी वह ज़मीन है, उसी के पास मुख्य मालिकाना हक रहेगा, लेकिन उसकी ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है सरकार के द्वारा। लेकिन प्रत्यक्ष खरीद बिक्री पर इस भुइंहरी ज़मीन पर रोक लगी हुई है। तो भुइंहरी ज़मीन सबसे ज़्यादा उरांव जनजाति के पास है। और उरांव के बारे में तो आप सभी को पता होगा, उरांव जनजाति ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, और संथाल के बाद दूसरे नंबर पर है उरांव जनजाति। तो यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है। तो यहाँ झारखंड के पहले शतरंज खिलाड़ी का नाम पूछा गया है जो कि विश्व विजेता बने। तो ये हैं दीपसेन गुप्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दीपसेन गुप्ता जो है वो झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी हैं, और इनका जन्म पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में हुआ था। और इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी जो हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं, यानी कि ये क्रिकेटर हैं, इनके बारे में तो आप सभी को पता है। और दीपिका कुमारी, इसके बारे में भी आप सभी को पता है, ये तीरंदाज हैं। और असुंता लकड़ा ये हॉकी से रिलेटेड हैं, ये हॉकी प्लेयर हैं, इनका भी नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। दीप सेन गुप्ता जो हैं वो झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह अभी पिछले ही साल जारी किया गया है, उसमें जो पलाश के फूल हैं उनके संदर्भ में इन कथनों पर विचार करने को कहा गया है। तो पहला कथन है कि यह झारखंड की हरियाली और वन संपदा को दर्शाता है। दूसरा कथन है यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक है। और तीसरा कथन है यह झारखंड का राजकीय फूल है और इसके लाल रंग झारखंड के सौंदर्य को दर्शाता है, और लाल रंग क्रांति का प्रतीक है जो कि यहाँ के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सत्य है या है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ राजकीय प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूल के संदर्भ में पूछा गया है। तो पलाश के फूल के संदर्भ में बात करें तो ऊपर के ये दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि झारखंड की हरियाली और वन संपदा जो है ये हरा रंग से दर्शाए गए हैं। प्रतीक चिन्ह में जो हरा रंग है वो झारखंड की हरियाली और वन संपदा को दर्शाता है। और दूसरा, यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक है, ये हाथी
प्रतीक चिन्ह में जो हाथी दिए गए हैं, ये हाथी राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक है। और तीसरा कथन जो है ये पलाश के फूल के संदर्भ में है। यह झारखंड का राजकीय फूल है और ये लाल रंग का होता है जो कि सौंदर्य को दर्शाता है, और इसका लाल रंग क्रांति का भी प्रतीक है जो कि यहाँ के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है। तो ये सत्य है, मतलब कि ये तीसरा कथन केवल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 ही सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी कथन राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में तो सही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पलाश के फूल के संदर्भ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में किसको माना जाता है? तो नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि किसको माना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ ये सभी ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये सभी नागपुरी साहित्य से ही जुड़े हैं। जैसे कि ऑप्शन ए, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, इन्होंने शोध कार्य किया है नागपुरी शिष्ट साहित्य में। नागपुरी शिष्ट साहित्य में इन्होंने शोध किया है। और केसरी कुमार सिंह जो हैं, इन्होंने नागपुरी भाषा एवं साहित्य लिखा है। और मृत्युंजय नाथ शर्मा की बात करें तो ये नागपुरी के भक्ति परंपरा से रिलेटेड हैं। और ये रघुनाथ नृपति, ये नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इन सभी के नाम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये सभी जो है नागपुरी साहित्य से जुड़े हैं, लेकिन नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं रघुनाथ नृपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अजय नदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पूछा गया है कि अजय नदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल है। यहाँ ऑप्शंस में ये क्षेत्र दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है इनमें से किस ऑप्शन के क्षेत्र अजय नदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो जयंत, सहजोरी और कुर्दिल कुरैया। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये अजय नदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी है पचवारा, त्रिवाणी, छप्पर बिट्टा और हुरा। ये आते हैं राजमहल कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। राजमहल कोयला क्षेत्र। और तीसरा ऑप्शन है डाल्टनगंज, हुटार और लातेघर। ये आते हैं उत्तरी कोयल घाटी कोयला क्षेत्र। उत्तरी कोयल घाटी कोयला क्षेत्र। और चौथा है मांडू, चरही, समाल और रेलीगढ़। ये है आपका हजारीबाग कोयला क्षेत्र। हजारीबाग कोयला क्षेत्र। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको इन सभी नामों को याद ही रखना होगा। तो इन सभी नामों को आप रट लें या किसी भी तरीके से याद कर लें। अगर आपको झारखंड का मैप और जो इलाके हैं वो सभी याद रहेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में अजय नदी कोयला क्षेत्र के क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो ये है जयंत, सहजोरी और कुर्दिल कुरैया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और ऑप्शन के बाकी क्षेत्रों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इन सभी को भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, CNTX 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो CNT एक्ट 1908 का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था ये किया था जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जर्मन के फादरी थे, मतलब जर्मनी फादरी थे, और ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इन्होंने 1908 CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट यानी कि रूपरेखा तैयार की थी। और CNT एक्ट 1908 जो है इसको जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जनजातियों का मैग्ना कार्टा CNT एक्ट 1908 को बोला जाता है। और 1908 का जो CNT एक्ट है इसमें 19 अध्याय हैं, 19 अध्याय, 271 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं।
तो ये आपको याद रखना है। CNT एक्ट में 19 अध्याय, 271 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। और इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है ऑप्शन डी, जॉन बैप्टिस्ट होपमैन ने। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर घटनाएं दिए गए हैं और यहाँ उनके सही कालक्रम दिए गए हैं, तो इन्हें सही कालक्रम में बताना है। तो सबको हम देखते हैं। सबसे पहला है गंगपुर विद्रोह और सिमको गोलीकांड। तो ये हुआ था 1939 में, 25 अप्रैल 1939 में हुआ था गंगपुर विद्रोह और सिमको गोलीकांड। और छोटानागपुर आदिवासी महासभा का गठन, तो ये हुआ था 1938 में। और अगला है छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन, ये हुआ था 1915 में। और अगला है साइमन कमीशन को अलग झारखंड का मांग पत्र। तो छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही साइमन कमीशन को अलग झारखंड का मांग पत्र सौंपा गया था। ये सौंपा गया था 1928 में। तो इन्हें कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहला हो जाएगा ये छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन, ये पहला। उसके बाद ये साइमन कमीशन को अलग झारखंड का मांग पत्र, ये हो जाएगा दूसरा। और तीसरा है आदिवासी महासभा का गठन। और चौथा हो जाएगा गंगपुर विद्रोह और सिमको गोलीकांड। तो ये हो गया 3, 4, 2, 1। तो ये है ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिस वर्ल्ड का संबंध जमशेदपुर से है। तो यहाँ ऑप्शन में मिस वर्ल्ड के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से मिस वर्ल्ड का संबंध जमशेदपुर से है। तो युक्तामुखी ये नहीं है, रीता पारिया ये भी नहीं है, डायना हेडन ये भी नहीं है, प्रियंका चोपड़ा ये जमशेदपुर से है, इनका संबंध जमशेदपुर से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस मिस वर्ल्ड का संबंध जमशेदपुर से है। तो ये है ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर किया गया है। मतलब कि पलामू जिले का जो डाल्टनगंज शहर है, इस शहर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टनगंज शहर का नामकरण कर्नल एडवर्ड चीते डेल्टन के नाम पर किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है कि डाल्टनगंज शहर का नाम कर्नल एडवर्ड चीते डेल्टन के नाम पर किया गया है। तो इसमें और कुछ नहीं है, ये बस आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, कर्मा फागुन एवं नवाखानी किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। तो यहाँ 2 त्यौहार दिए गए हैं, कर्मा फागुन और नवाखानी। तो ये पूछा गया है कि ये किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। तो ये मालपहाड़िया जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मालपहाड़िया जनजाति के द्वारा ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। और मालपहाड़िया जनजाति के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि इनके गांव का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है मांझी। यही गांव का भी मुखिया होता है और यही ग्राम पंचायत का भी मुखिया होता है। जो ग्राम पंचायत होती है इनकी, इसका मुखिया भी ये मांझी ही होता है। और इस मांझी की सहायता के लिए 2 लोग होते हैं, गोड़ाइत और दीवान। ये दोनों मांझी की सहायता के लिए होते हैं। और ये सभी पद जो हैं ये वंशानुगत पद हैं, मतलब कि वंश के अनुसार ये पद मिलते जाते हैं। और मालपहाड़िया जनजाति में इनके पंचायत के फैसलों को नहीं मानने पर या किसी तरह का गलत काम करने पर जाति बहिष्कार दिया जाता है, जाति बहिष्कार। और संथाल जनजाति में आपने बिटलाहा सुना होगा, तो इसमें बिटलाहा नहीं दिया जाता है। बिटलाहा होता है गांव से बाहर कर देना, लेकिन इसमें जाति बहिष्कार दिया जाता है, मतलब कि जाति से ही बहिष्कार कर दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मालपहाड़िया जनजाति के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन में इनके प्रमुख त्योहारों कर्मा फागुन और नवाखानी के बारे में दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मालपहाड़िया जनजाति के द्वारा ये प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर मेरे इस सीरीज़ को देखते होंगे तो आपको इस सीरीज़ से काफ़ी मदद मिल रही होगी। इस सीरीज़ को आगे भी हम जारी रखेंगे और इसी तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते रहेंगे। और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस और अपडेट पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये झारखंड टॉक के नाम से है। और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर में
फॉलो कर सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।